हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों के बारे में, यानी इंडियन सॉइल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी भूमि के ऊपर पाई जाने वाली एक दानेदार परत होती है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से या फिर वनस्पति या जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उनसे इनका निर्माण हुआ है। आइए समझते हैं मिट्टियाँ भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो मिट्टी का अध्ययन है उसे कहा जाता है पेडोलॉजी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेडोलॉजी, यानी इसको हम हिंदी में कहेंगे मृदा विज्ञान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। अब देखते हैं हम आगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है, यानी भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब वो 8 कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये हमारे भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ हैं। अब हम देखते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा कौन कौन सी मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके अलावा लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लैटेराइट मिट्टी। यानी एक क्रम है कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लाल, फिर काली, फिर लैटेराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। कौन कौन से 3 तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, यानी ये 3 तत्वों की कमी होती है। अब ह्यूमस जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस तो आप जानते ही होंगे। अब समझते हैं ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के सड़ने गलने से इनका निर्माण होता है। अब देखते हैं आगे। जो जलोढ़ मिट्टी है, यानी जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं और कछारी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दोमट मिट्टी कौन सी मिट्टी का दूसरा नाम है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी कहा जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है इनका निर्माण किस तरीके से होता है? तो नदियों द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों से अवसाद तथा कंकड़ पत्थर अपने साथ में बहा करके जो नदियां लाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में ये जमा कर देती हैं, तो उन्हीं से जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, यानी ये जल से निर्मित होती है। अब देखते हैं जो जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, यानी भारत में जो कृषि होती है वो जलोढ़ मिट्टी से ही होती है, यानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जो जलोढ़ मिट्टी है इसका विस्तार कौन कौन से क्षेत्र पर है। तो इसका विस्तार संपूर्ण उत्तरी मैदान में है और तटीय मैदानों में ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। उसके अलावा देखते हैं जो धान की खेती की जाती है वो जलोढ़ मिट्टी में ही धान की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, और उसी के साथ साथ गेहूं के लिए, मक्का के लिए, तिलहन और आलू की खेती भी इसी मिट्टी में की जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जो जलोढ़ मिट्टी है उसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर मिट्टी और दूसरी होती है खादर मिट्टी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो बांगर और खादर ये आपको याद रखना है। जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और जो खादर मिट्टी है वो नई जलोढ़ मिट्टी है। यानी जब नदियाँ अपने साथ में बाढ़ लाती हैं तो जो जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, और जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से बाढ़ नहीं आई है वहाँ पर जो मिट्टी होगी तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी, जिसे हम बांगर कहेंगे, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उससे हम खादर कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं काली मिट्टी के बारे में, यानी ब्लैक सॉइल के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो ब्लैक सॉइल होती है जो काली मिट्टी होती है उसका निर्माण किस तरीके से होता है। तो ब्लैक सॉइल का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से इनका निर्माण होता है। अब बेसाल्ट चट्टानें कहाँ से निर्मित होती है? तो ज्वालामुखी क्रिया से ये निर्मित होती हैं, यानी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके बाद जो लावा निकलता है बाहर उनसे बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, और बेसाल्ट चट्टानों के ही टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो काली मिट्टी होती है इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और लावा मिट्टी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये लावा से विकसित होती है। अब देखते हैं जो
काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा चुका है कि काली मिट्टी का रंग काला किस वजह से होता है। तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। नेक्स्ट है जो काली मिट्टी है उसका सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र पर है? तो महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और मुख्य रूप से ये प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है, यानी जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है और इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और जब इस पर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण से ये जुते हुए खेत के समान दिखाई देती है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है जुते हुए खेत की मिट्टी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आई होप फ्रेंड्स काली मिट्टी के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं लाल मिट्टी के बारे में, यानी रेड सॉइल के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है, यानी जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ पर जिस स्थान पर कम वर्षा होती है वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं जो लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। उसके अलावा देखते हैं हम लोहा और सिलिका की इसमें अधिकता होती है, यानी लोहा और सिलिका धातु इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार देखें हम तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लाल मिट्टी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब देखते हैं बाजरे की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, यानी इसमें बाजरे की खेती की जाती है और जलयोजित रूप में होती है। जब ये तभी पीली दिखाई देती है, यानी जो लाल मिट्टी जब जलयोजित हो जाती है, यानी इसमें जल की उपस्थिति हो जाती है, यानी जल को अवशोषित कर लेती है, तब ये हमें पीली दिखाई देती है। इसी वजह से इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स लाल मिट्टी के बारे में सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं मिट्टी का चौथा प्रकार लैटेराइट मिट्टी के बारे में। तो लैटेराइट मिट्टी है, इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का होना आवश्यक है और अत्यधिक गर्मी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अब देखते हैं जो लैटेराइट मिट्टी है इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मखरली मिट्टी कौन सी मिट्टी का दूसरा नाम है। तो लैटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम है, ये आपको याद रखना है। अब जो लैटेराइट मिट्टी है उसमें लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता पाई जाती है और लौह ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसका रंग लाल होता है, यानी इसका रंग भी लाल हमें दिखाई देता है। अब देखते हैं निच्छालन की प्रक्रिया इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी जो लैटेराइट मिट्टी है उसमें लीचिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब ये लीचिंग यानी निच्छालन क्या होता है, आइए समझते हैं। तो अधिक वर्षा के कारण मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो जल में घुल करके बह जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है लीचिंग या फिर निच्छालन की प्रक्रिया। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं जो लैटेराइट मिट्टी है उसका विस्तार कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो भारत में केरल राज्य में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार होता है लैटेराइट मिट्टी का। अब देखते हैं जो चाय है, कॉफ़ी है, इलायची है और काजू की खेती इसी मिट्टी में की जाती है, यानी लैटेराइट मिट्टी में इसकी खेती की जाती है और ईंट बनाने के लिए इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी लैटेराइट मिट्टी से ईंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गए हमारे लैटेराइट मिट्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में, जिसे हम माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। जो पर्वतीय मिट्टी है वो पर्वतीय क्षेत्रों में इनका विस्तार है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और भारत में मुख्य रूप से जो हिमालय के पास का क्षेत्र है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। और जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। अब देखते हैं जो पर्वतीय ढालों पर इसमें कौन कौन सी खेती की जाती है। तो सेब, नाशपाती और चाय की खेती पर्वतीय मिट्टी में की जाती है। आपने देखा होगा जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ पर सेब की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी सेब की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये मिट्टी के बारे में सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
हेलो एवरीवन, आइए समझते हैं मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। तो डेजर्ट सॉइल जो है उसमें नमी की कमी होती है, यानी इस मिट्टी में नमी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उसके अलावा अगर हम इसका विस्तार देखें तो राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर मरुस्थलीय मिट्टी में देखा जाए तो खाद्यान्न उगाना इसमें संभव नहीं हो पाता है, पर मोटे अनाज इसमें उगाए जा सकते हैं, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है और सरसों की खेती इसमें की जा सकती है। उसके अलावा हम देखते हैं दलदली मिट्टी के बारे में। जो दलदली मिट्टी होती है इसमें अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये होती है और वनस्पतियों के सड़ने गलने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को कहा जाता है दलदली मिट्टी। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। उसके अलावा अगर इसका विस्तार देखें, जो दलदली मिट्टी है वो मुख्यतः केरल राज्य में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं लवणी मिट्टी के बारे में, यानी सैलाइन सॉइल के बारे में। जो लवणी मिट्टी है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब हम देखते हैं जो नमक की मात्रा इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसी वजह से इसे कहा जाता है लवणीय मिट्टी। तो ये आपको याद रखना है। और जो लवणी मिट्टी है इसके कुछ नाम हैं, जैसे इसे रेह भी कहा जाता है, कल्लर मिट्टी कहा जाता है और ऊसर मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो इसका विस्तार है यानी लवणी मिट्टी कौन कौन से राज्य में विस्तृत है, तो इसका विस्तार है गुजरात के कच्छ के रण में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब हम देखते हैं पीएच स्केल क्या होती है। जो पीएच स्केल है वो मिट्टी की प्रकृति का इससे पता चलता है, यानी मिट्टी अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। जो पीएच स्केल है उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। अगर इसकी प्रकृति का हम देखें तो 7, यानी जब हम पीएच मान देखते हैं तो 7 होता है तो मिट्टी कैसी होगी, उदासीन। और जब पीएच मान 7 से कम होगा तो मिट्टी होगी अम्लीय यानी एसिड। और जब पीएच मान 8 से 14 के बीच में होगा तो इसकी प्रकृति होगी क्षारीय। तो ये आपको याद रखना है। और फसलों को उगाने के लिए भूमि का जो पीएच होता है यानी मिट्टी का जो पीएच होता है वो 6 से 7 होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट मिट्टी के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।